नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं फ्रीलांसर बाबा। आज हम मौजूद हैं यहाँ लखनऊ के शीरोज रेस्टोरेंट में। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, जो जाने माने पत्रकार भी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में किताब लिखी है मध्य पूर्व संघर्ष की समय रेखा। आज इस किताब का यहाँ विमोचन होना है। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है इस किताब में मध्य पूर्व संघर्ष की समय रेखा? राजीव जी, ये किताब जो है वो मध्य पूर्व, जैसा कि इसका नाम है, तो वो जब दुनिया के नक्शे पे आप देखते हैं तो मध्य पूर्व का मतलब वो इलाका जो ईरान से लेके इजराइल तक और इजिप्ट तक जाता है, जिसमें सारे अरब देश शामिल होते हैं। और पिछले साल ऐसा महसूस हुआ था मुझे बतौर पत्रकार कि इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, उधर काफी बवाल चल रहा था, लेकिन आम जनता को, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, लेकिन आम जनता को पता नहीं कि हमास क्या है, इजराइल क्यों लड़ रहा है, हूती विद्रोही कौन होते हैं, हिजबुल्लाह क्या है, ये सब नाम सब लोग सुनते थे, लेकिन इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं। मैं स्टूडेंट रहा हूं डिफेंस स्टडीज का, मेरे मास्टर्स, मेरी पीएचडी उसी में रही है, तो मुझे लगा कि शायद ये एक मौका है कि जब मैं आसान भाषा में सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा लिख दूं जो 1948 जब से इजराइल बना, इजराइल का निर्माण हुआ, उसके बाद से आखिर क्या वजह है। कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब इधर शिया सुन्नी का विवाद है, ये कई बार कहते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ये सारी कसरत हो रही है, लेकिन खेल इसके पीछे और खिलाड़ी इसके पीछे है। क्या आपको लगा अभी तक के शोध में, अभी तक के जो किताब में? देखिए, ये पूरा खेल जो है मध्य पूर्व को डिस्टर्ब होने का, उसके पास एक वरदान है जो दरअसल उसका अभिशाप बन गया। अगर भौगोलिक परिस्थिति देखिए तो वो एक ऐसा एरिया है, आजकल तो लोग हॉर्मूज की बहुत बात कर रहे हैं अखबारों में। हॉर्मूज, सुएज कैनाल और बाब अल मंदेब, तीन ऐसे छोटे रास्ते हैं जो समंदर के छोटे इलाके हैं, सकरे इलाके हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार को वो कई गुना बढ़ा देते हैं। सही बात। वो एक शॉर्टकट होता है, घूम के नहीं आना पड़ता है। तो पूरे दुनिया का जो ट्रेडिंग रूट, वो समझिए कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रूट यहाँ है। दूसरा ऑयल, तेल का खेल। और तेल के खेल को अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि अमेरिका का इतना इंटरेस्ट यहाँ क्यों है, जो उसकी धरती से इतनी दूरी पर है। वो कभी इराक के ऊपर हमला करता है, कभी वो कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करने लगता है, कभी पता चलता है किसी इलाके में इस्लामिक स्टेट नाम का ISIS पैदा हो गया। लेकिन ये सारे जितने हैं, ये सबके पीछे या तो व्यापार पर नियंत्रण करने का खेल है और या तेल पर नियंत्रण का खेल है। ये जो दिख रहा है वो तो यही है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूरी दुनिया को इसमें कंट्रोल में ले चुकी है, खासकर अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका ही पूरे तेल के खेल पे नियंत्रण करना चाहता है। तो क्या तो ये तो दिख रहा है ये बिल्कुल है। और आप देखिए, ये पहली बार नहीं, ये लड़ाई शुरू होने के पहले ही लिखी जा चुकी थी। अच्छा, बस बात ये थी कि लड़ाई फरवरी में शुरू हुई, ये प्रेस में जा चुकी थी किताब। लेकिन एक चीज तो है कि अमेरिका ने समय समय पर इस इलाके के तेल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए, वो इस किताब में आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, इराक पे हमला क्या होता है, कुवैत के तेल के कुओं पर पहले अमेरिका का नियंत्रण, अब उसके बाद इराक चाहिए था, इराक को उसने ले लिया और कहा कि साहब ये हम परमाणु युद्ध से बचा रहे हैं, सब दुनिया भर की बात किया, और अंत में इराक को उसके हाल पर छोड़ दिया, तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया, हथियारों का सब कुछ जिक्र किया, सारे बहाने हुए। ISIS आया तो उसने क्या किया, उसने सीरिया के तेल के इलाकों पर कब्जा किया। और पहली बार दुनिया में ऑयल एम्बार्गो, यानी तेल के ऊपर एक चेतावनी भी उस युद्ध में दी गई थी, जिसको हम अरब इजराइल वार कहते हैं। एक लंबे समय पे इतिहास में 1960-65 का
जो समय था, तो वो ऑयल एम्बार्गो क्यों? तो ऑयल तो आ गया बीच में तभी ना, और ऑयल अमेरिका की फोरसाइटनेस थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको लगा था कि इसी इलाके के भीतर, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस इलाके में बड़ा मजबूत था। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर बहुत प्रभावी थे, तो ये अमेरिका को लग गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने इजराइल नाम का एक देश यहाँ पर एक इमोशनल ग्राउंड पर पुश किया और उसके जरिए वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता था। अब इस बीच में एक सबसे बड़ा सवाल, यहाँ इसमें कल्चर की भी कुछ लड़ाई है खेल के खेल के अलावा? नहीं, देखिए कल्चर क्या है इस इलाके की, और इस्लाम के बीच में इस इलाके की राजीव जी एक सबसे बड़ी खूबसूरती और है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर के भीतर दुनिया के 3 बड़े धर्म यहीं से पैदा हुए। जेरूसलम से आप कर लीजिए तो यहूदी धर्म यहीं से पैदा हो रहा है। कुछ पीढ़ियों बाद वही परिवार, मतलब अब्राहमिकन रिलीजन बोलते हैं, अब्राहम के परिवार से निकले, तो उसके बाद फिर उसी परिवार से फिर क्रिश्चियनिटी आ जाती है, और फिर वही परिवार और आगे बढ़ता है। कुछ 100 साल बाद तो वहां से इस्लाम आता है। तो ये कन्फ्लिक्ट एक तरीके से मतलब वो तो है ही, लेकिन इन सबकी सजा जो भुगत रही है कम्युनिटी, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, आज की तारीख में फिलिस्तीन की लड़ाई को पक्ष में अगर आप खड़े हो तो लोग कहेंगे आतंकवाद के पक्ष में खड़ा है, लेकिन वास्तविकता में वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो फिलिस्तीन की लड़ाई क्या है? तो ये सब चीजें बहुत एक आम पाठक के लिए एक सरल भाषा शैली में, कोई एकेडमिशियन के लिए जरूरी नहीं है, मेरे आप जैसे लोग जो जिनकी रुचि है कि आखिर इस जड़ को समझा जाए, प्राप्त करना चाहे आम पाठक। और 130 पेज की किताब है, कोई बहुत मोटा ग्रंथ भी नहीं है, कोई ग्रंथ लिखना मेरा काम भी नहीं है। हम लोग बतौर पत्रकार चाहते हैं, मानते हैं कि छोटी कहानियों में बड़ी बातें हो जाएं, तो वो शैली इसमें आपको मिलेगी। ये जो 3 आपने बताया, यहूदी और क्रिश्चियन की, इस्लाम, क्या इसमें अगर बात के संदर्भ में बात करें तो कहीं कुछ बनाते नहीं आए, का भी कोई जिक्र है? देखिए इस इलाके में क्या है ना कि ये बहुत पुरानी सभ्यताओं का इलाका भी रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जो सिंधु घाटी के बराबर मानी जाती है, माया सभ्यता भी आपको मिलेगी। तो ये सभ्यताओं का भी इलाका है, ये बड़े महान नदियों का भी इलाका है। जम्बूद्वीप में भारत खंडे का एक लंबा समुद्र रहा है। जम्बूद्वीप में भारत खंडे, तो मतलब अब सवाल ये है ना कि इतिहास में हम कितनी दूर तक जाना चाहते हैं, और उस इतिहास में भाई, क्योंकि एक तो ये भी बात है कि जब यहूदिज्म नहीं, ज्यूइज्म नहीं था तो क्या था, जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी तब तो क्या क्या था पता है, लेकिन जब जियोनिज्म नहीं था तब क्या क्या था। तो अब वो तो आपके ग्रंथों और कल्पनाओं की चीज है, क्योंकि वो कहा भी गया है कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं। तो आप कहाँ तक जाएंगे? लेकिन जो कंटेम्पररी समाज है, जो वर्तमान जो हम देख रहे हैं, और हम मानते हैं कि पूरी दुनिया के इतिहास को देखना चाहिए, तो उसमें पहला विश्व युद्ध, फिर दूसरा विश्व युद्ध असल में वो पॉइंट था जिसने दुनिया को एक अलग स्वरूप दिया, जहां पर आप यूएन की भी बात करते हैं, जहां पर एक ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, जहां पर डेमोक्रेसी की बात होती है। तो ये सब कुछ करे तो इस दुनिया की कहानी है ये। तो उम्मीद करें कि 130 पन्नों में आपने जागर में सागर भरने काम किया है अपने आप पाठकों के लिए। अब कोशिश तो ये है कि किसी को भी जो समझना चाहता है उसको वो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। बाकी तो पाठकों के सामने आएगी किताब, वो इसका फैसला करेंगे। ये फिलहाल अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मौजूद है, लोग चाहें तो खरीद के पढ़ें। लखनऊ में जो लोग हैं उनके लिए यूनिवर्सल बुक सेलर पे मौजूद है ये। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस किताब की सफलता के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, मध्य पूर्व संघर्ष की समय रेखा डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा की नई किताब है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिएगा, पढ़िएगा, और पढ़ के कैसा लगा किताब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।